ह्यूस्टन से वीडियो लिंक पर हमारे साथ टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन साहब मौजूद हैं। तो जलालुद्दीन साहब, शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सबसे प्रीमियर बॉलर हैं, लेकिन आपके सबसे मुस्तनद बॉलर का ये हाल कि उन्हें वनडे टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। T20 क्रिकेट में वो एक ही ओवर में 4 छक्के खा लेते हैं। अगर हमारे सबसे कामयाब फास्ट बॉलर का ये हाल है तो फिर बकिया बॉलर्स के बारे में क्या कह सकते हैं? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो परफॉर्मेंसेस उनकी पिछले कुछ अरसे से हो रही हैं वो बहुत ही नाकिस है, और बीइंग ए रेपुटेड बॉलर उनको उनकी जिम्मेदारी है कि वो परफॉर्म करके देंगे। वो पहचाने जाते थे कि अर्ली विकेट टेकिंग बॉलर थे, जिसकी वजह से दूसरी टीम पे थोड़ा प्रेशर आ जाता था। अगर आप 1 या 2 प्लेयर, और खासतौर से T20 में रन इतने मायने नहीं रखते जितना विकेट टेकिंग एबिलिटी अगर आप में है तो आप ज्यादा अच्छे बॉलर कंसीडर होते हैं। तो दोनों बातें उनकी अब नहीं हो रही। विकेट लेने में उन्हें बहुत मुश्किल हो रही है अर्ली ओवर में, और फिर रन भी दे रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो जो उनसे एक्सपेक्टेशन है टीम की वो पूरी नहीं कर रहा है। तो इनकी अकाउंटेबिलिटी होना जरूरी है, और उनसे वजह पूछनी चाहिए, और जो टीम मैनेजमेंट है वो भी उनसे पूछे कि भाई वो भी उन्हें बताए कि क्या ऐसा मसला है जो आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जो मैं समझ सकता हूँ मेरी जाती राय में, तो एक तो चीज यह है कि जो नई बॉल से वो उनकी जो मूवमेंट थी, और खासतौर से जो राइट हैंडेड को अंदर बॉल आती थी वो आना बंद हो गई है। तो उसका डिपेंड तो करता है उनके थोड़ा बहुत रिस्ट रिस्ट से बॉल स्विंग होता है, रिस्ट पोजीशन से, कंट्रोल ऑफ द रिस्ट से वहां के उनको प्रॉब्लम है, या फिर उनके कोई एक्शन में छोटा मोटा कमी पेशी हुई जिसकी वजह से बॉल अंदर आना बंद हो गया। तो वो एक उनकी ऐसी स्किल थी जिसकी वजह से वो विकेट ले लेते थे। तो अब वो ना विकेट ले रहे हैं और रन तो उनको पड़ रहा है। उसकी दूसरी वजह रन पड़ने की है कि वो बहुत जल्दी चीजों को चेंज कर लेते हैं। मतलब अगर एक छक्का लगा है तो वो फिर अपनी लाइन और लेंथ चेंज करते हैं, और जो उनकी फील्ड प्लेसिंग है उसके मुताबिक बॉल करना छोड़ देते हैं। तो इसका दूसरे मायनों में यह है कि वो पैनिक हो जाते हैं और कॉन्फिडेंस उनका शेक हो चुका है। तो इसको बहाल करने के लिए उनके लिए जरूरी है कि उन्हें वापस अपनी उन चीजों को बेहतर करना होगा जिससे वो पहचाने जाते थे। और ये चीज कोई इंटरनेशनल क्रिकेट में आके नहीं होगी, उन्हें कहीं अलग हटके, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो या अलग से वो नेट में जाके या एकेडमी में जाके चीजों को सही करेंगे। फिलहाल उनकी बैट फॉर्म कह लें, उनकी बैट बॉलिंग कह लें, वो उससे गुजर रहा है, और जो उनकी रेपुटेशन है वो रेपुटेशन पे बहुत अच्छे। अच्छा जलालुद्दीन साहब, टू दी पॉइंट जवाब दीजिएगा। अपॉर्चुनिटी मिली है, टू दी पॉइंट जवाब दीजिएगा। ये आपने कुछ दिन पहले हमारे प्रोग्राम में कहा कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, टेस्ट खेलना, वनडे खेलना, T20 क्रिकेट खेलना ये एजाज़ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोच बन जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिलेक्टर बन जाएंगे। इसके लिए एक थ्योरी है, यही कहा था आपने? जी जी, कोचिंग के हवाले से अगर आप बात करें, नहीं, मुझे टू दी पॉइंट जवाब दीजिएगा, मुझे टू दी पॉइंट जवाब दीजिएगा कि यही कहा था आपने। ठीक है, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, हाँ मैं यही आपसे जानना चाहता हूँ कि ये मुझे बताइए, क्वालिफाइड कोच का क्या मतलब है? क्वालिफाइड कोच का क्या मतलब है? यही मतलब है ना क्वालिफाइड कोच का कि आपने सिर्फ अपने खिलाड़ियों की तकनीक को, अपने खिलाड़ियों के खेल में निखार नहीं लाना, बल्कि सामने वाली टीम की खामियों पर भी निगाह रखनी है, खूबियों पर भी निगाह रखनी है, यही मतलब है? देखिए, 2 तरह के कोच होते हैं। एक परफॉर्मेंस कोच होता है जो टीम के साथ होता है, उसकी तो सारी जो आप बात कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी में आता है कि दूसरी टीम को भी आपने असिस्ट करना है, उसके मुताबिक। तो हमारे पास कौन से कोच हैं? हमारे पास कौन से कोच हैं सर? जो टीम के साथ होता है वो परफॉर्मेंस कोच होता है। परफॉर्मेंस कोच का मतलब यही है ना कि परफॉर्मेंस कोच का मतलब यही है ना कि अपनी टीम को जिताना, नहीं, टीम को जिताना, इसके लिए आपको दूसरी टीम की खूबियों और खामियों पर निगाह रखनी है ना। जाहिर है वो तो ठीक है। तो मैं ये सवाल इसलिए आपसे कर रहा हूं जलालुद्दीन साहब, ये सवाल मैंने आपके सामने इसलिए रखा है कि जरा मुझे ये भी बता दीजिए कि 7 प्लेयर न्यूजीलैंड की टीम में नहीं है जो चैंपियंस ट्रॉफी खेलकर आई है। उन्होंने अपना टॉप ऑर्डर ही तब्दील कर दिया है। कप्तान उनके ब्रेसवेल हैं, उनके वैसे कप्तान मिचेल सेंटनर है। क्राइस्ट चर्च में पहले मैच में 5.5 ओवर में 53 रन करते हैं टिम साइफर्ट और फिन एलन। फिर उसके बाद डनीटन में 4.4 ओवर में 66 रन करते हैं। फिर उसके बाद जो तीसरा मैच है ऑकलैंड का, यहाँ 5वीं गेंद पर यह पार्टनरशिप टूट जाती है सिर्फ 3 रन के ऊपर। और फिर चौथा मैच जो है, जो मांगानोई में खेला गया, वहाँ 4.1 ओवर में 59 रन किए इन दोनों ने। तो क्या तैयारी कर रही है हमारी टीम मैनेजमेंट, क्या फोकस कर रही है इन 2 खिलाड़ियों के, जो दोनों खिलाड़ी आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं आके? देखिए क्या कर रही है तो उनको पता होगा, मैं वहां मौजूद नहीं हूँ। मगर हाँ, जो आप बात कर रहे हैं, जब एक प्लेयर इतना अच्छा खेल रहा होता है तो आप उसको, उसके एनालिसिस देखते हैं, उसको आप समझते हैं कि इसके साथ क्या प्लान बनाया जा सकता है, इसको आउट करने का या इसको कम से कम परफॉर्म करने का।
ये जिम्मेदारी हेड कोच की होती है, उसके साथ जो असिस्टेंट कोच होते हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं। अब अगर ये प्लान नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो उस लेवल के कोच ही नहीं है जो उनको टीम के साथ लगाया जाए। ये एक जरूरी आइटम है जो कि कोच को करना है। अब एक प्लान बनता है, ठीक है, प्लान बाज दफा सक्सेसफुल होता है, बाज दफा नहीं होता। प्लान, अगर आपकी नॉलेज अच्छी है, बैकग्राउंड अच्छा है, आपकी बेसिस अच्छी है प्लान बनाने की, तो आप ज्यादातर सक्सेसफुल होते हैं, कम फेल होते हैं। तो इसमें अब आपने अगर, और जो प्लान बनाते हैं उसके पीछे ग्राउंड या बेसिस आप रख के फिर वो प्लान बनाते हैं। तो अगर ये कोच को नहीं आता, और जो कि हमें नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि वो कॉम्पिटेंट इनफ नहीं है फॉर दिस पोस्ट जहां पे वो कोचिंग कर रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ। तो अब अगर वो कोचेज गलत कर रहे हैं तो उनकी भी तो अकाउंटेबिलिटी कोई करेगा ना, करनी चाहिए ना। बातें करना टीम मैनेजमेंट का काम नहीं है। जलालुद्दीन साहब, वजह फरमाया आपने, बातें तो हम कर रहे हैं ना, लेकिन टीम मैनेजमेंट का काम बातें करना नहीं है। उनका काम जो है वो अमल है, और वो अमल दिखाई देना चाहिए।